नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और डेट आज की देखो 16 मई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लेबर फोर्स गेन से संबंधित। लेबर फोर्स गेन मतलब जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है ना रेगुलरली, उसमें पता लगता है कि सैलरीड जॉब्स की संख्या कितनी बढ़ी है और वेजेस कितने बढ़े हैं, क्या चैलेंजेस है लेबर मार्केट में। वो सारा जो आर्टिकल है हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया अफ्रीकन यूनियन रिलेशन से संबंधित। लास्ट जो समिट था इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के बीच में 2015 में हुआ था, बाद में कोविड में होना था, नहीं हो पाया। अब इतने सालों के अंतराल के बाद में फाइनली मई के लास्ट में इंडिया अफ्रीकन यूनियन समिट होने जा रहा है, तो वो डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया की जो ग्रोथ है ना, इसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। वैसे देखो 2024-25 में हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था 6.5%, लेकिन भाई वो ग्रोथ आई क्यों। रीजन्स आप देखोगे तो डोमेस्टिक कंजप्शन, देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन तो एक लेवल के बाद में स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर कहां से ग्रोथ लाओगे। तो कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ लाई जाए, उससे संबंधित तीसरा आर्टिकल है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला आर्टिकल इंडियाज लेबर फोर्स मार्केट शोज गेन्स, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स का मतलब आपको बता देता हूं ताकि आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अक्सर आप ये टर्म सुनते हो। 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो देखो या तो एम्प्लॉयड हैं या फिर एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। ये देखो, इधर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग वर्क, तो ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब नेक्स्ट है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या होता है? 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास में जॉब है। इन दोनों का गैप क्या होता है? इन दोनों का गैप है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। समझ गए? अब आगे चलते हैं। बेसिक टर्म्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। देखो हमारे देश में ना, इंडिया अक्सर कहता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। 15 से 59 के बीच में, 15 से लेके 59 एज ग्रुप में ज्यादा लोग हैं हमारे देश में, युवा लोग ज्यादा हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश की इकोनॉमी में, और ये इंडिया का एडवांटेज है। डेटा ये कहता है हर साल 70 लाख से लेके 1 करोड़ युवा लोग जो है लेबर फोर्स में, लेबर मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है सबको जॉब नहीं मिलती। वास्तव में जॉब मिलती है बहुत कम लोगों को, तो यही दिक्कत है। समझ गए? और देखो, आप सोच के देखो, जिनको जॉब नहीं मिलती वो जो जनरेशन है ना, वो आज तक की ना इंडिया की सबसे ज्यादा एजुकेटेड वर्कफोर्स है। सोच के देखो, हमारे पूर्वजों के समय में कहाँ इतनी एजुकेशन होती थी। आज तो स्कूल में यूनिवर्सल स्कूलिंग है, हायर एजुकेशन रेट भी पहले से बहुत ज़्यादा है। तो इतनी एजुकेटेड वर्कफोर्स को आप जॉब नहीं दे पा रहे हो तो कितनी चिंता की बात है। और वही वर्कफोर्स जिनको आप जॉब नहीं दे पाओगे तो फिर वो देखो आपके ऊपर कितना बड़ा बर्डन क्रिएट करेगी, वो भी एक बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। देखो, अमर्त्य सेन ने एक बात बोली थी, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है लेकिन आप उस समय ह्यूमन वर्कफोर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होगी। जब भी इकोनॉमी थोड़ा सा भी ग्रो करे ना, आपको ह्यूमन कैपिटल पे खर्च करना पड़ेगा, अपने लोगों को स्किल देनी पड़ेगी, एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन भारत इन चीजों में थोड़ा चूक रहा है। अक्सर हम देखते हैं, मतलब हेल्थ पे बात होती है, हॉस्पिटल्स की हालत अच्छी नहीं है, एजुकेशन की हालत अच्छी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, आप देखते ही हो। तो अब बात करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 का डेटा आया। अब इस डेटा का आप यूज कर सकते हो मेंस के आंसर्स में। कुछ कुछ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? 59%। मतलब 100 में से इतने लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मतलब समझ रहे हो ना डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, पीपल विलिंग टू डू वर्क एज परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, इसलिए मैंने बेसिक्स पहले से क्लियर कर देता हूं ताकि फ्लो ना टूटे आपका। फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 57%।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3%। आप ना ये क्वेश्चन जरूर पूछोगे कि सर एक बात बताओ, हम ना हमारे आसपास देखते हैं, हमारी गली में बहुत सारे भैया दीदी ऐसे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको उनके पास में काम नहीं है। मतलब आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे युवा लोग देखते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन अभी काम नहीं है। लेकिन सरकार कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 3%। तो ऐसा कैसे? देखो, एक और टर्म होती है नीट। नीट मतलब नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब ऐसे युवा लोग ना तो अभी एजुकेशन में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में है, ना ही ट्रेनिंग में है। समझ रहे हो? ये एक ऐसा वर्ग है जो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है अभी। क्योंकि जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं ना, हम उन लोगों की बात करते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब कोई घर ही बैठा है जो काम ढूंढ ही नहीं रहा, तो वो तो आते ही नहीं ना इन तीनों टर्म्स में। जो लोग काम ढूंढ नहीं रहे हैं वो इन तीनों टर्म्स में नहीं आते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं घर। ये जो लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है देश के लिए। जो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो खाली बैठे हैं, वो मतलब फिर क्राइम के रास्ते पर चलते हैं, वो इकोनॉमी पे भी बर्डन बनते हैं, जबकि उनकी उम्र काम करने की है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। या तो वो क्राइम के रास्ते पर जाएंगे या फिर इकोनॉमी पे बर्डन बनेंगे। समझ गए? तो ये चीज मेरे दिमाग में आती थी, मुझे लगा आपके दिमाग में भी आती होगी। तो ये वो चीज है, क्योंकि 100 में से ऑफकोर्स 3 लोग तो खाली हैं नहीं, ज्यादा लोग खाली हैं। तो फिर वो ज्यादा लोग जो खाली हैं वो नीट की कैटेगरी में आते हैं, वो काम देख ही नहीं रहे हैं। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 का डेटा ये कहता है जो रेगुलर सैलरीड जॉब्स हैं पहले 22% थी, अब बढ़ के 24% हो गई हैं। ज्यादा स्टेबिलिटी सैलरीड जॉब्स में आपको ही पता है, पीएफ और इंश्योरेंस, मतलब वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो जितनी ज्यादा सैलरीड जॉब हो वो उतना अच्छा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहले 58% था, अब घट के 56% हो गया है। अच्छी चीज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जितना घटे बढ़िया ही है। सैलरीड जॉब्स बढ़नी चाहिए क्योंकि सैलरीड जॉब्स में सुविधाएं ज्यादा होती हैं, फॉर्मल जॉब्स होती हैं, तो इकोनॉमी में भी पता लगता है कितनी जॉब्स हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कभी है कभी नहीं है, लेकिन सैलरीड जॉब्स में थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी पीक पे है, मतलब रूरल महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज ऑफ सितंबर 2025 पीक पे है। मतलब ग्रामीण महिलाएं ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकल रही हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ये वेज अर्निंग वाला पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरीड जॉब्स में जो महिलाओं का वेजेस हैं 7% ग्रो हुए हैं, मैन का 6%, ये उतना नहीं है। अच्छा हाँ, एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो पहले से घटा है। अक्सर हम बोलते थे ना कि हमारे देश के 50% लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, अब वो घट के 43% हो गया है। ये नया डेटा आप याद रखिएगा। हम अक्सर ये याद करते रहते हैं कि 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, नहीं भाई, अब 43% है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं? देखो, हर साल 2004 से लेकर 2023 के बीच का डेटा आप देखोगे ना, हर साल 50 लाख जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से जॉब मिलती है सिर्फ 28 लाख बच्चों को। बाकी तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। कॉलेज डिग्रियां तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को ना एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं बना रहे हैं कॉलेज। समझ गए? नीट का एग्जाम लीक हुआ तो सरकार पे कुछ खास असर हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने बोला कि अगली बार नहीं होगा। लेकिन इन चीजों पे तो सरकार कभी बोलती भी नहीं है। सोच के देखो, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे देश में हर छोटे मोटे इश्यूज पे चर्चा होगी। बहू ने ससुर को थप्पड़ लगा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन इन चीजों पे चर्चा एक्चुअल में होनी चाहिए, इन इश्यूज पे डिबेट्स एक्चुअल में होनी चाहिए कि हाँ भाई, पॉलिटिशियन से पूछा जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूछा जाए कि भाई बताओ कॉलेज को क्यों नहीं अच्छा बना रहे हो कि बच्चा, एक माँ बाप देखो बच्चे को पढ़ाते हैं, कई बार सारे कॉलेज फ्री नहीं होते, कईयों में फीस बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा पढ़ाया लेकिन कॉलेज से निकले उसके बाद भी जॉब नहीं है। और देखो, कॉलेज से पास आउट होने के ना 1 2 3 साल में जॉब लग जाए तो लग जाए, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना फिर वो जॉब लगना और भी मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ा फेलियर है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम का, और सबसे ज़्यादा डिबेट इस पे होनी चाहिए, नहीं होती। और किसी भी इशू पे डिबेट होगी, इन पे नहीं होती। स्किलिंग क्राइसिस हमारे देश में देखो, 15 से 59 एज ग्रुप में ना 4% लोग ऐसे हैं जिनको
स्किल मिली हुई होती है, जो स्किल्ड होते हैं। जबकि देखो साउथ कोरिया में ये नंबर 96% है। और स्किलिंग का मतलब मैं वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूं यहां पे। स्किल तो उन्होंने हो सकता है बाद में कहीं और से हासिल कर ली हो, लेकिन मतलब ऑफिशियली जिनको 15 से 59 के बीच में जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन हासिल की है, उसका नंबर इंडिया में 4% है। जबकि साउथ कोरिया में यह नंबर 96% है, जर्मनी में 75% और इंडिया में सिर्फ 4%। सोच के देखो, जब किसी इंसान ने वोकेशनल एजुकेशन हासिल की है, ऑफिशियल स्किल हासिल की है ना, अब उस्ताद ने सिखा दिया, चलो वो कई बार काउंट नहीं होता, लेकिन जिन्होंने ऑफिशियल वोकेशनल एजुकेशन हासिल की है, फिर उसकी ना जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर देखो ये कहता है, मैन विद ट्रेनिंग जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी 83%, वुमेन विद ट्रेनिंग जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी 51%। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतने कम लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, स्किल हासिल कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है वुमेन डबल बर्डन। देखो महिलाएं जो हैं, आप देखोगे जॉब भी उनकी लग जाए तो भी वो घर संभालना नहीं छोड़ती हैं। और आप एक चीज देखोगे, मतलब महिलाएं जो हैं वो ज्यादा जॉब छोड़ती हैं बच्चे के कारण या फिर दूसरे रीजंस के कारण, मैन नहीं छोड़ते। तो मतलब ये जो डबल बर्डन आता है, डबल जियोपर्डी से महिलाओं के लिए कहते हैं। मैन जॉब छोड़ते हैं पढ़ने के लिए या फिर अपनी रीस्किलिंग के लिए, लेकिन महिलाएं जॉब छोड़ती हैं अनपेड केयर वर्क के लिए, जैसे बच्चों का ख्याल रखना है, एल्डर्स का ख्याल रखना है, घर का काम करना है। जो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड मैन है ना, वो 17.5 घंटे पर वीक ज्यादा काम करते हैं एज कंपेरिजन टू वुमेन इन पेड वर्क। तो ये टाइम पॉवर्टी है कि महिलाओं को टाइम नहीं मिलता जॉब के लिए। और ये चौथा चैलेंज जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहा, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। 25% यानी 4 में से एक ऐसा युवा है हमारे देश में 15 से 29 की कैटेगरी में, जो ना तो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है। तो ये जो युवा है ना, बहुत खतरनाक है। मतलब समझ गए, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर राइटर एक बात बोलते हैं, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो खिड़की है ना, हम हमेशा से कहते आए हैं बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। 2030 के बाद ये फाइनली धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। और हमने हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाया तो हम पछताते रहेंगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और आने वाले समय में तो देखो 3 तूफान और भी आने वाले हैं। एआई की वजह से तो आपको पता है सब कुछ ऑटोमेशन पे जा रहा है, जॉब्स की और भी ज्यादा कमी होगी। ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है, जिसे ओल्ड फॉसिल फ्यूल वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे कोल वाली फैक्ट्री, ये सब बंद हो रही है। नई ग्रीन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे सोलर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो यहाँ पे हमारे यूथ को रीट्रेन करने की आवश्यकता है, रीस्किल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जियो पॉलिटिकल शिफ्ट। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो भी देखो रीस्ट्रक्चर हो रही है। मतलब कि पहले कोई चीज चाइना में बनती थी, अब चाइना +1 की स्ट्रेटेजी कंपनीज अपना रही हैं। आज एप्पल फोन इंडिया में भी असेंबल होने लगा है। तो देखो ग्लोबल सप्लाई चेन्स रीस्ट्रक्चर हो रही हैं, इंडिया को इसका फायदा उठाना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अगर देखो यूथ को अप स्किल नहीं किया गया तो इंडिया हिस्टोरिकल बस खो देगा। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बस है सिर्फ एक बार आती है, दोबारा दोबारा नहीं आती है। फिर इंडिया को दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। तो 4 प्रायोरिटीज हैं। मतलब करिकुलम को इस प्रकार से मैच किया जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में, कि वो इंडस्ट्री रेडी बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। मतलब कॉलेज से ऐसे बच्चे निकले जो इंडस्ट्री में सीधा काम कर सकें। जेंडर रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज, महिलाएं ज़्यादा काम कर सकें इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। इसके लिए आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्रेश वगैरह बनाओ, डे केयर सेंटर बनाओ, जहाँ पे बच्चों को छोड़ के महिलाएं काम कर सकें। अप्रेंटिसशिप फॉर नीट यूथ, ऐसे बच्चे 15 से 29 के एज ग्रुप में वो बच्चे नहीं हैं जो ना तो एजुकेशन में है, ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना ट्रेनिंग में है। अब ऐसे बच्चों को देखो ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाओ उनकी, ताकि उनको फिर से प्रोडक्टिव बनाया जा सके, क्योंकि ये बच्चे सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ग्रीन सेक्टर की जॉब्स में आप इन्वेस्ट करो, यूथ को ट्रेन करो ताकि वो सोलर एनर्जी की इंडस्ट्री में काम कर सकें, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकें और क्लाइमेट रिजिलियंट सेक्टर्स में काम कर सकें। तो ये 4 पॉइंट्स हैं वे फॉरवर्ड में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
डेमोग्राफिक डिविडेंड, टाइम पॉवर्टी एंड अनपेड केयर इकोनॉमी, ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, और ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। 2016 के इस पीवाईक्यू से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा था। ये प्री का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब आगे चलते हैं, इंडिया अफ्रीकन यूनियन रिलेशंस। सिलेबस में देखो जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, ये देखो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे देखो अफ्रीका के अलग अलग देशों के लीडर्स आते हैं, वो भारत के लीडर से मुलाकात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इंडिया अफ्रीकन यूनियन समिट। देखो ये बात तो हम अक्सर अपने आर्टिकल्स में डिस्कस करते हैं कि कल जो है वो अफ्रीका का है, क्योंकि अफ्रीका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और अफ्रीका जिसे पहले किसी समय में डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, लेकिन आज अफ्रीका को ना उम्मीद का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि वहां पे युवा लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, इसलिए सभी मेजर कंट्रीज की जो निगाहें हैं वो अफ्रीका पे हैं। और इसी दृष्टिकोण पे चलते हुए हमने भी इंडिया अफ्रीकन समिट को बुलाना स्टार्ट किया था। सबसे पहला इंडिया अफ्रीका यूनिट समिट ऑर्गेनाइज हुआ 2008 में न्यू दिल्ली में, फिर दूसरा 2011 में आदिस अबाबा में, जो कि इथोपिया की राजधानी है, फिर तीसरा 2015 में न्यू दिल्ली में, अब चौथा जो समिट है 28 से लेकर 31 मई के बीच में होगा, और डिले हो गया था ये क्यों? क्योंकि देखो 2020 में होना था, कोविड आ गया, उसके चलते डिले होता गया, रशिया और यूक्रेन के बीच में वार स्टार्ट हो गया, बहुत कुछ हो गया जियो पॉलिटिक्स में, इसलिए ये नहीं उसका। राइटर बोलते हैं तो देखो बहाना है, होना चाहिए था, इतने समय बाद हो रहा है, बड़े दुख की बात है, मतलब इंडिया की प्रायोरिटीज कहीं और है। अब देखो वैसे देखो चाइना भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है अफ्रीका के ऊपर, बट चाइना की जो अप्रोच है ना इंडिया से अलग है। चाइना रिसोर्सिस पे ज्यादा फोकस करता है कि कैसे न कैसे करके रिसोर्सिस जो हैं ऐंठ लिए जाएं, छीन लिए जाएं अफ्रीका के, वहां पे जॉब्स भी क्रिएट होती है, तो बहुत बार चाइना ना अपने लोगों को भेज देता है अफ्रीकन कंट्रीज में, रिसोर्सिस एक्सप्लॉइट करता है, लोन देता है, लेकिन डेट ट्रैप में फंसा लेता है। लेकिन इंडिया की अप्रोच अलग है। इंडिया ध्यान देता है कैपेबिलिटी को बिल्ड करने पे, कि अफ्रीकन की कैपेबिलिटी को बिल्ड किया जाए। और देखो प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2018 में, उन्होंने ना युगांडा में एक बात बोली थी जिसे कंपाला प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। युगांडा की पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात बोली थी, मतलब अफ्रीका की जिन चीजों पे प्रायोरिटीज है ना, हम जो है उन चीजों पे ध्यान देंगे। मतलब समझ गए? मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने ना चाइना से इतर अपनी अप्रोच बताई थी कि अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज हैं वो प्रायोरिटीज इंडिया को गाइड करेंगी कि इंडिया कैसे डील करेगा, इंडिया कैसे कोऑपरेट करेगा अफ्रीका के साथ में। इंडिया अपनी जो मर्जी है वो इंपोज नहीं करेगा, इंडिया अपनी मर्जी थोपेगा नहीं अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज हैं, जिस चीज में वो डेवलप करना चाहते हैं, उसी चीज में इंडिया अफ्रीका का साथ देगा। तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने युगांडा में बोली थी, समझ गए? तो इंडिया की अप्रोच अलग है चाइना से। अब ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन कमीशन। अफ्रीकन यूनियन कमीशन क्या है? जैसे देखो यूरोपियन यूनियन कमीशन नहीं है, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन कमीशन है। 59 नेशंस अफ्रीका के, उनका सेक्रेटरीट है अफ्रीकन यूनियन कमीशन, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से संबंधित डे टू डे फैसले लेता है। अभी नए चेयरमैन बने हैं मोहम्मद अली यूसुफ। फिर क्या है? पीआरसी, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। जो अफ्रीकन नेशंस इस कमीशन के मेंबर है ना, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के, उन देशों के जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं, समझ गए? मतलब कि अफ्रीकन यूनियन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके एम्बेसडर्स, उनके डिप्लोमेट्स शामिल हैं इस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी में। और की पॉलिसी बड़ी इंडिया मस्ट एंगेज, तो मतलब सलाह दी जाती है कि इस कमेटी से इंडिया को जरूर डील करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आरईसी, रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज। रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज जैसे देखो अब एशिया है, एशिया में आपको पता है ना अलग अलग बॉडीज भी हैं, जैसे सार्क है, फिर इसके अलावा यहाँ पे बिम्स्टेक भी है, आसियान भी है, फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है,
ये हैं तो उन देशों की ना जो एशिया के अंदर आती हैं, समझ गए, है तो उन देशों की, लेकिन है सारे एशिया का ही पार्ट, बट रीजनल बॉडीज हैं। उसी प्रकार से देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी चार पांच देशों ने अलग अलग अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, समझ गए, रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वैसे तो बहुत बड़ा है ना, 55 देश हैं मान लो, देश तो ज़्यादा होंगे, अफ्रीकन यूनियन में 55 है मान लो। तो रीजनल जो कंट्रीज हैं, मतलब चार पांच देशों ने मिलकर भी तो अलग अलग अपने ग्रुप बनाए हुए हैं ना, इकोनॉमिक ग्रुप, व्यापार को इंक्रीज करने के लिए। तो वो मतलब है रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज का, जैसे ईएससी है, एसएडीसी है, इकोवास है, ये सब। ट्रैक वन पॉइंट डिप्लोमेसी क्या होता है? देखो ट्रैक वन डिप्लोमेसी होता है जब दो देशों के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन मान लो दो देशों के सरकारी कर्मचारियों के अलावा, सरकारी ऑफिसर्स के अलावा कोई प्रोफेसर है, रिटायर्ड है, वो भी आपस में बातचीत कर रहा है, तो ये 1.5 ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हो जाता है, समझ गए। यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लस में एकेडमिशियन, थिंक टैंक, इंडस्ट्री वाले, ये भी बात कर रहे हैं, मिल के बातचीत चल रही है, तो ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हो जाता है। फिर है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। जैसे इंडिया अफ्रीकन यूनियन समिट होता है ना, वैसे ही चाइना भी कोऑपरेट करता है अफ्रीका के साथ में, और जो चाइना का ग्रुप है उसका नाम है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। चाइना हमसे आगे है, चाइना ने पहले स्टार्ट किया था, हमने चाइना का देख के स्टार्ट किया। चाइना का जो एंगेजमेंट है अफ्रीका के साथ में वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और अफ्रीका के देश भी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिया को थोड़ा कम देते हैं। क्यों? इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि थिएट्रिक्स ज़्यादा है, भाषणबाजी ज़्यादा है, डिलीवरी कम है। मतलब इंडिया जैसे कोई बोल दे ये चीज़ कि हम अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ये पुल बनाएंगे या इतने लोगों की ट्रेनिंग देंगे, इंडिया ना डिलीवर नहीं कर पाता टाइम पे, तो थोड़ा सा भरोसा कम हो जाता है। ये चीज़ इंडिया को अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अब कोर प्रॉब्लम्स जानते हैं इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि भाई इतना टाइम क्यों लगा दिया, रेगुलर होने चाहिए थे इंडिया अफ्रीकन यूनियन समिट, ये जो है आप 2015 के बाद अब कर रहे हो 11 साल बाद, ये तो बहुत बड़ी गैप है, बहुत गड़ा, इतना आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए था। नेक्स्ट है क्राउडेड एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मतलब भाई सिर्फ इंडिया नहीं है जो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में रिलेशंस अच्छा करना चाहता है, कंपटीशन चल रहा है। इंडिया ने 11 सालों बाद समिट करवाया, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, ये देश पीछे नहीं है भाई, इवन कोरिया, ये देश तो लगातार अफ्रीका से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अफ्रीका के साथ में। इंडिया लेट हो गया बट ये देश लेट नहीं है। फिर चाइना का स्ट्रक्चरल एडवांटेज। चाइना तो जैसे मैंने आपको बताया हाईली स्ट्रक्चर्ड है, चाइना का ग्रुप तो कंटिन्यूअस है। इंडिया के पास में देखो हिस्टोरिकल गुडविल है, क्योंकि इंडिया को भी गुलाम बनाया गया था, अफ्रीकन कंट्रीज को भी, बट उस गुडविल से देखो ज़्यादा काम नहीं चलता, थोड़े समय तक काम चलता है, अदरवाइज तो सामने वाला बोलेगा ना आपके पास देने के लिए क्या है। देने के लिए देखो चाइना के पास ज़्यादा है, हमारे पास में कम है, तो इसलिए चाइना का जो ग्रुप है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन्स के लिए, इंडिया वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला पॉइंट है कमिटमेंट वर्सेस डिलीवरी गैप। मतलब हम कमिटमेंट तो बहुत कर देते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारा जो थोड़ा रेपुटेशन है वो खराब हो जाता है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। राइटर सॉल्यूशंस में राइटर कहते हैं 3 टियर फ्रेमवर्क को रिवाइव करने की आवश्यकता है। 3 टियर फ्रेमवर्क क्या है? पहला बायलेटरल, जैसे इंडिया इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ में रिलेशन अच्छे कर रहा है, जैसे इंडिया नमीबिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया कीनिया, इंडिविजुअल लेवल पे इंडिया ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के साथ रिलेशंस ठीक कर रहा है, ये है पहला टियर। दूसरा टियर है रीजनल, जैसे बोला था ना चार पांच देशों का अलग से इकोनॉमिक ग्रुप है ट्रेड इंक्रीज करने के लिए। इंडिया उन चार पांच देशों के इकोनॉमिक कम्युनिटीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है जहां इंडिया को ठीक लगे, ये दूसरा टियर। और तीसरा टियर ये जो अभी देखने को मिल रहा है पैन अफ्रीकन एंगेजमेंट। ये इंडिया अफ्रीकन यूनियन समिट जो है ये तो पैन अफ्रीकन एंगेजमेंट है ना, पूरे अफ्रीका के लेवल पे एंगेजमेंट है। फिर क्या है दूसरा सॉल्यूशन? इंडिया को ना एनुअल हाई लेवल विजिट्स ऑर्गेनाइज करनी होंगी। जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन हैं वो हर साल चेंज होते हैं, तो हर साल चेंज होते हैं तो हर साल अफ्रीकन यूनियन चेयरपर्सन को इंडिया बुलाना चाहिए ना। इसके दो फायदे होंगे, एक तो अफ्रीकन यूनियन के लेवल पे इंडिया रेगुलरली एंगेज हो रहा है, दूसरा देखो हर साल अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन चेंज हो रहे हैं, हर साल नए देश के हैं,
तो उस नए देश के चेयरपर्सन जो अभी भी बने हैं अफ्रीकन यूनियन के, वो भारत में आ रहे हैं। जैसे जैसे इस बार बुरुंडी के हैं अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन, तो वो भारत में आ रहे हैं, तो हमारे बुरुंडी के साथ में भी तो रिलेशन अच्छे होंगे ना। तो डबल फायदा है जब हम अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को हर साल इंडिया में बुलाएंगे। फिर नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट है ट्रैक 1 पॉइंट स्ट्रेटेजिक डायलॉग। पॉलिसी मेकर्स प्लस में अफ्रीकन यूनियन कमीशन प्लस में पीआरसी प्लस में इंडियन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, ये सब एक टेबल पे आने चाहिए। इससे निकल के आएगा कि इंडिया क्या कर सकता है, इवन प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे भी। किसके लिए? अफ्रीका के लिए। तो ट्रैक 1.5 डायलॉग जो बेसिक मैंने आपको पहले बताया था, अब यहां पे काम आ रहा है। इंस्टीट्यूशनलाइज कमिटमेंट्स, और जो कमिटमेंट्स इंडिया ने करी है ना, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो। पीरियोडिक कंसल्टेशन होना चाहिए कि भाई जो कमिटमेंट की थी वो कहाँ तक पहुंची है, कब तक पूरी हो जाएगी, क्या कोई दिक्कत आ रही है। तो इस सब चीज़ों पे ना डिस्कशन रेगुलरली होनी चाहिए, ताकि इंडिया अपनी रेपुटेशन को ठीक करे और जल्दी से डिलीवर करे जो भी प्रोमिस किया है। समझ गए? और इंडिया के जो एम्बेसडर है ना आदिस अबाबा में, मतलब अफ्रीकन यूनियन का वहां पे सेक्रेटरीट है आदिस अबाबा में, वहां पे भी इंडिया के एम्बेसडर को ना रेगुलर मीटिंग्स करती रहनी चाहिए अफ्रीकन यूनियन से और पीआरसी से, जो उनके एम्बेसडर्स की कमेटी है। फिर ये अफ्रीका और इंडिया की अप्रोच में फर्क बताया गया है कि भाई इंडिया कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे ध्यान देता है, चाइना रिसोर्सेज पे ध्यान देता है, चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है। और इंडिया के पास देने के लिए देखो बहुत कुछ है। जैसे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रोंग है, यूपीआई, आधार, ये ऑलरेडी नामीबिया और मॉरिशस जैसे देशों ने अपनाया है, और भी देशों के साथ इंडिया ये शेयर कर सकता है। इंडिया ट्रेनिंग बहुत देता है अफ्रीकन यूथ को। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक प्रोग्राम है अफ्रीकन प्रोफेशनल्स को फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है अफ्रीका के साथ में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमने फ्रांस के साथ में बिल्ड किया था, वो तो देखो मतलब उसमें बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं, वो लोन वगैरह दे सकता है ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ को। फिर काउंटर टेररिज्म प्लस में एग्रीकल्चर, इंडिया के पास में एक्सपर्टीज़ हैं दोनों एरियाज़ में, और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ अभी पूरी तरह से एग्रीकल्चर डिपेंडेंट हैं और आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो इन दोनों एरियाज़ में भी ना इंडिया को देने के लिए बहुत कुछ है अफ्रीका को, मतलब इंडिया के पास बहुत कुछ है अफ्रीका को देने के लिए। हाँ, एक चीज़ ये जरूर याद रखनी होगी, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारी गुडविल है अफ्रीका में। भाई गुडविल कोई काम नहीं आएगी ज़्यादा, आपको थोड़े और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने होंगे, डिलीवर करना होगा। पुरानी गुडविल शुरू में तो काम आ जाती है, लेकिन हमेशा गुडविल से काम चलता नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रीलिम का जो आज आपको अटेम्प्ट करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। प्रोडक्टिविटी नॉट जस्ट ग्रोथ फॉर विकसित भारत। विकसित भारत हमें बनाना है तो सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना होगा। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज ये 4 पिलर्स पे काफी फोकस होगा, ब्राइट पिक्चर, मिसिंग ब्रिज, ज़ॉम्बी थ्रेट एंड मास्टर प्लान। क्या है? सबसे पहले राइटर ये बोलते हैं, मान लो आज आप 3 घंटे पढ़े, कल 4 घंटे, परसों 5 घंटे, फिर उससे अगले दिन 6 घंटे, डेली आप 1-1 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो। ग्रोथ तो है आपकी पढ़ाई में, लेकिन मान लो प्रोडक्टिविटी उतनी की उतनी है या फिर उससे भी कम हो रही है। जब आप 3 घंटे पढ़ रहे थे तो आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स 3 घंटों में सिर्फ 1 घंटा था। जब आपने 4 घंटे पढ़ाई की तो इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी आपकी 1 ही घंटा आया। तो क्या फायदा होगा इससे? आंसर है नो। आप बोलोगे सर प्रोडक्टिविटी तो उतनी है ना, चाहे घंटे ज्यादा हो जाए चाहे ग्रोथ ज्यादा हो जाए। यही बात अब देश की इकोनॉमी पे लागू होती है। आप देखो इंडिया की जो रियल जीडीपी है 2024-25 में कितनी रही? 6.5%। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना। 4 कारण हैं इसके, इंडिया की रियल ग्रोथ रेट इतनी बढ़िया रही। 4 रीजंस हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड है तो ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी, इकोनॉमी अच्छी होगी। दूसरा, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल में रखा। तीसरा, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डेफिसिट हमने ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया, कंट्रोल किया। और सबसे लास्ट में स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे बैंक वगैरह हैं उनके भी जो एनपीएस हैं वो कंट्रोल में आए हैं। तो 4 रीजन्स जिसकी वजह से हमारी रियल ग्रोथ रेट रही 2024-25 में 6.5%।
लेकिन देखो, सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की इंक्रीज करनी होगी। समझ रहे हो, ग्रोथ रेट ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्टिविटी इंडिया में ज्यादा है, बट सस्टेनेबल बेसिस पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी होगी। समझ गए। अब देखो, एक चीज जो हम काफी समय से पढ़ते आए हैं, काल्डोर प्रिंसिपल है। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस ना डिपेंड करती है उस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। आप किसी भी देश को उठा के देखिए, पहले उस देश की इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता था, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और फिर सर्विस सेक्टर का। सभी देशों की इकोनॉमीज ने ऐसा डेवलप किया, यूके, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, सभी देशों में यही पैटर्न देखने को मिला। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का बोलबाला, दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तीसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर का। बट हमारे देश में बड़ी दिक्कत यह है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिस हो गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा हम कूद गए सर्विस सेक्टर पे। समझ रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी हमारे देश में उभर ही नहीं पाया। अब देखो, सर्विस सेक्टर ने जॉब्स तो दी, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपको पता है बहुत स्किल की आवश्यकता होती है, तो जॉब्स नहीं क्रिएट की सर्विस सेक्टर ने उतनी। मतलब समझ गए, पैसा तो बनाया, जीडीपी भी इंक्रीज की सर्विस सेक्टर ने, बट उतनी जॉब्स नहीं जनरेट कर पाया सर्विस सेक्टर। अब टाटा, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज कितनी जॉब जनरेट कर देंगी आप बताओ। तो जॉब्स ज्यादा जनरेट होती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में मतलब जर्नी में मिस हो गया, ये ब्रिज मिसिंग है। ये देखो, इंडिया डायरेक्टली जंप्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ने वेल्थ तो क्रिएट की, पैसा तो क्रिएट किया, लेकिन मास एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया। समझ गए। तो फार्मर्स और रूरल इंडिया पीछे रह गए, क्योंकि वो ब्रिज नहीं था। पहले वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जाते, फिर वो सर्विस सेक्टर में जाते, लेकिन बीच वाला जो ब्रिज है वो है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में बहुत कमजोर है, तो ये दिक्कत की बात है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने ये कहा कि देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो नेक्स्ट इंडिया की ग्रोथ के लिए ना, मतलब इंडियन ग्रोथ के नेक्स्ट फेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। अब देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप ना ये देश देखोगे ना, साउथ कोरिया जैसे, जापान जैसे, इनमें ना मिड साइज की कंपनीज बहुत ज्यादा है, मिड साइज की फर्म्स बहुत ज्यादा हैं। हमारे देश में आप देखोगे ना, या तो देखो बिल्कुल छोटी छोटी फर्म्स हैं, या बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं। मिड साइज की, बीच की फर्म्स हमारे देश में बहुत कम हैं। उसका रीजन एक ये है, जो हम अक्सर बात करते हैं, कि छोटी फर्म्स जो हैं वो बड़ा होना ही नहीं चाहती। क्यों? उनको लगता है कि यार बड़ा होंगे तो लेबर लॉज हम पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, तमाम तरह की कॉम्प्लायंस है, कौन झंझट मोल ले, इतने में ही काम करते रहते हैं, भाई सुखी हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में ना मिड साइज फर्म्स बहुत कम हैं। समझ गए। ये देखो, इंडिया में ना ज्यादा माइक्रो स्मॉल फर्म्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जो बड़ी मशीनें यूज नहीं कर रही हैं। हमारे देश में बहुत बड़ा गैप है, मिड साइज फर्म्स नहीं है, बहुत कम है। जबकि ईस्ट एशिया में, साउथ कोरिया में, ताइवान में मिड साइज फर्म्स की ना भरमार है, जो एक्सपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा। समझ गए। इंडिया की जो फर्म्स हैं, छोटी पैदा होती हैं, छोटी रहती हैं, छोटी मर जाती हैं, और डर के चलते वो बड़ी हो ही नहीं पाती कि हाँ लेबर लॉज से पाला पड़ेगा, बड़े होंगे तो इससे अच्छा छोटा ही रहना सही है। लेकिन देखो, छोटी फर्म्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, मतलब प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है, आर&डी पे ध्यान नहीं दे पाती, टेक्नोलॉजी अडोप्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो मर जाती हैं। लेकिन मिड साइज फर्म हो तो वो टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करें, वो प्रोडक्टिव बने, वो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। और एक दिक्कत आपको बताऊं क्या है, ज़ॉम्बी फर्म्स। ये ज़ॉम्बी फर्म्स कौन सी हैं? ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सूम पीटर का ना एक कंसेप्ट है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब, देखो, वो पुरानी फर्म्स जो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रही हैं, जो मतलब पुराने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, इनएफिशिएंट है, वो मर जाती हैं। उनको मरना भी चाहिए, ताकि देखो नई फर्म्स आए, नई कंपनीज बने, बैंक उनको लोन दे, लेबर उनके लिए काम करें, और वो इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। कुछ कुछ वैसा ही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि मतलब जो बेकार की फर्म्स हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, जो प्रोडक्टिव नहीं है, वो मर जाएं, और उनकी जगह नई फर्म्स आए जो ज्यादा क्रिएटिव हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। ये मतलब होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन हमारे देश में दिक्कत जानते हो क्या है? जो अनप्रोडक्टिव फर्म्स है ना, जो इनएफिशिएंट फर्म्स हैं, वो जिंदा रहती हैं। जिंदा कौन रखता है उनको? बैंक्स। बैंक पुरानी इनएफिशिएंट और अनप्रोडक्टिव फर्म्स को ना लोन देते रहते हैं, उनको जिंदा रखते हैं ताकि बुक्स उनकी क्लीन रहे कि हाँ भाई अभी एनपीए हमारा नहीं बढ़ा है, उतना ही बढ़ा है। तो वो पुराना लोन चुकाने की सिचुएशन में नहीं होती, फिर भी उनको ज्यादा लोन दे दिया जाता है ताकि बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो ज्यादा समय के लिए क्लीन रहे। लेकिन देखो इससे होता क्या है, पुरानी अनप्रोडक्टिव इनएफिशिएंट फर्म्स जिनको मरना चाहिए था, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, लेकिन बैंकों ने उन्हें जिंदा रख लिया अपने फायदे के चलते। अब बैंक उन्हें लोन दे रहे हैं। कायदे से बैंकों को लोन देना चाहिए था नई फर्म्स को जो आरएनडी पे ध्यान दे रही हैं, जो देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उनको लोन नहीं मिलेगा आसानी से। पुरानी इनएफिशिएंट फर्म्स को लोन दे देते हैं बैंक वाले। तो ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। और इन्हीं पुरानी इनएफिशिएंट और प्रोडक्टिव फर्म्स को राइटर नाम देते हैं ज़ॉम्बी फर्म्स। ये ज़ॉम्बी हैं, कुछ नहीं करेंगी, इनको फेल होना ही है, बस बैंकों ने इन्हें लोन देके ज्यादा लंबे समय तक जीवित रख लिया। चल रही हैं, लेकिन भाई ये नई अच्छी फर्म्स का स्पेस खा जाती हैं, उनके रिसोर्सेज खा जाती हैं। लेबर खाली होता तो आसानी से मिलता नई फर्म्स को, बैंक वालों के पास में लोन देने के लिए होता तो वो नई फर्म्स को देते, लेकिन वो पुरानी फर्म्स को दे रहे हैं, तो यहां पे नुकसान है। समझ गए? तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन की फेलियर है कि पुरानी इनएफिशिएंट फर्म्स रिसोर्सेज खा रही हैं। और राइटर बोलते हैं देखो ये ज़ॉम्बी फर्म्स ज्यादा नहीं है संख्या में, संख्या इनकी थोड़ी है, लेकिन ये बहुत सारा रिसोर्सेज खा जाती हैं। ये देखो टोटल डेट और एसेट का बड़ा शेयर इन ज़ॉम्बी फर्म्स के पास में चला जाता है। ये दिक्कत है। और एक चीज, जो बैंक फाइनेंस्ड फर्म्स है ना, जिनको बैंकों से लोन मिला है, उनका ज्यादा रिस्क है ज़ॉम्बी फर्म्स बनने का। और जो मान लो जिन्होंने बैंकों से लोन नहीं लिया, जिनका आईपीओ आ गया, जिनका शेयर मार्केट में शेयर आ गया, उनके बल्कि कम चांस है फेल होने का, ज़ॉम्बी फर्म में कन्वर्ट होने का। तो देखो ये गलत चीज है, हम बल्कि इनएफिशिएंसी को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, जबकि हमें अच्छी चीज को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, हम गलत चीज को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। समझ गए? तो राइटर कहते हैं भाई ये चीज आप ठीक करो, ज़ॉम्बी फर्म्स को जो रिसोर्सेज मिलते हैं वो मिलने चाहिए नई फर्म्स को, जो आरएनडी पे फोकस कर रही हैं, जो नई एज की फर्म्स हैं। मास्टर प्लान भी बताते हैं राइटर, 4 पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इंटीग्रेशन, हमेशा आता है ये पॉइंट, इंडिया को ना ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट होना होगा। मतलब जैसे एप्पल का आईफोन है, अब हमारे देश में असेंबल होने लगा है। एप्पल फोन की चिप किसी देश में बन रही है, डिस्प्ले किसी देश में, असेंबलिंग इंडिया में हो रही है। इसी प्रकार से बाकी प्रोडक्ट्स की भी ना ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया को अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ईज ऑफ एग्जिटिंग, जो पुरानी इनएफिशिएंट एंड अनप्रोडक्टिव फर्म्स हैं उनका आसानी से इंसॉल्वेंसी हो सके और बैंकरप्सी आसानी से हो सके, ताकि रिसोर्सेज उस फर्म के यूज हो जाएं, वो फर्म लटकाती ना रहे। तो इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है ना, इसको स्ट्रोंग करो। नेक्स्ट, लेबर एंड लैंड रिफॉर्म लेके आओ, ताकि छोटी फर्म्स जो हैं वो बड़ा होने के बारे में सोचें। अभी क्या है, लैंड आसानी से नहीं मिलता है, तो छोटी फर्म्स अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंक्रीज ही नहीं कर पाती, लैंड ही नहीं है उनके पास में, इतना महंगा लैंड है। तो लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स लाने होंगे ताकि छोटी फर्म्स बड़ी हों, कम से कम मिड साइज में फर्म्स की संख्या ज्यादा हो। और क्रेडिट रीएलोकेशन, ये तो मैंने आपको बताया, जो क्रेडिट ज़ॉम्बी फर्म्स को मिलता है वो नई फर्म्स को मिलना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये प्री के क्वेश्चंस, स्क्यूड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ज़ॉम्बी फर्म का मतलब क्या है, और ये 2017 में 2020 में क्वेश्चंस पूछे थे, जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट यूज हो जाते हैं। और फिर प्रीलिम 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था, वहां पे भी आज का आर्टिकल यूज हो जाता है। ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।